हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत ज़्यादा खुशियों से, कलर से, बहुत सारी सक्सेस से भरी हुई हो। ये पूरा साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। उसके साथ ही सक्सेसफुल होने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो एंड वी हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। सो आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर हमारा आज का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हर सैटरडे संडे को हम केस स्टडीज़ के बारे में करेंगे। एक दिन केस स्टडी, एक दिन ऐसे का करेंगे। सो दिस इज़ आवर केस स्टडी का डे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ना 2019 का पेपर देखेंगे कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट वाला अगर आपने केस स्टडी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने हाउ टू अप्रोच केस स्टडी का एक वीडियो डाला है। सबसे पहले आप उसको देख लेना, आपको ना एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको केस स्टडीज़ को अप्रोच करना है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, वैसे हम आपको और भी ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे कि कितने डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं और कैसे अपने को उसको अप्रोच करना है। सारी केस स्टडीज़ एक जैसी नहीं होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल आंसर। ओके, सो मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आपको UPSC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे little_simple_buddha पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही केस स्टडीज़, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ना काफ़ी मार्क्स होते हैं इसके अंदर। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अगर आप थोड़ा सा अप्रोच को अपनी सुधारो, थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, तो केस स्टडीज़ में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और GS4 में आपने देखा होगा एक ट्रेंड कि GS4 में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच दो, थोड़ा सा यूनिक सोल्यूशन दो। तो ये सब ना बहुत बार हमारे दिमाग में होता है, हमें लगता है कि जब हम बन जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो सब अप्रोच, ये सब जो आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज़ है ना, इन सबको अपनी केस स्टडीज़ में लेके आओ। तो आप क्या करेंगे, अभी हम आज 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस के साथ ही आप केस स्टडीज़ को अपने खुद के हाथ से पेन एंड पेपर पे प्रैक्टिस करना। जस्ट प्रैक्टिस सम केस स्टडीज़। और दूसरा इसमें क्या है ना कि देखो काफ़ी लंबी होती है, पढ़ने में टाइम लगता है, फिर उसको आंसर को लिखने में भी टाइम लगता है, तो इनमें डबल टाइम लगता है जनरल GS आंसर की बजाय। तो हमें टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप ना प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा मुझे इतना टाइम लगता है, इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ तो मुझे इतना कम टाइम लगता है। तो ये सब ना प्रैक्टिस के साथ आपका इम्प्रूव होता रहेगा। ओके, तो 2019 का पेपर देखने से पहले ना एक बार देखो 6 केस स्टडीज़ दी थी, 20 मार्क्स की, टोटल 120 मार्क्स का था। तो इन जनरल मतलब ये 120 से 140 या 130 के बीच में ड्वेल करता है, इतना ही केस स्टडीज़ का पेपर आता है। तो इसमें देखो क्या है ना कि बाकी का जो थ्योरी था वो 150 वर्ड्स ईच का जो आता है उसके अंदर था 130 मार्क्स का। तो इसको हम अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा क्या है कि GS वाले पोर्शन के अंदर हम कवर करेंगे। अभी हम स्पेसिफिकली केस स्टडीज, जो ये है ना 120 नंबर, ये बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स हैं, इन पे फोकस कर रहे हैं। हर साल यही होता है कि 120 से 130, 135 इसकी रेंज के अंदर केस स्टडीज वेरी करती है। डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन है, किस तरीके से आना है इसको। तो 2019 के पेपर के अंदर देखो 6 क्वेश्चंस वो थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे केस स्टडीज़ के थे। लुक एट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे, पर पहले क्वेश्चन देखो कि क्या पूछना जा रहा है। अभी आप अज्यूम करो कि आप ना ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट हो। ओके, अब आप जो पब्लिक सर्वेंट हो, आप जो लोक सेवक हो, आपको एक सिचुएशन दी है, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। जस्ट हैव अ लुक एट इट। कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, प्राकृतिक आपदा हो गई है, मानो कि कोई फ्लड आ गया है या फिर कोई अर्थक्वेक सा कुछ आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ना, जो बचाव कार्य, वहाँ से लोगों को सही सलामत निकलना, आप उसके लीडर हो, ठीक है, आपके अंडर में हो रहा है ये सब कुछ। नाउ क्योंकि वहाँ पे कोई आपदा आ गई है, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, तो उसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, ठीक है। और क्योंकि वो क्लैमिटी ऐसी है कि पूरी जो उनकी नॉर्मल व्यवस्था है वो सारी की सारी अस्त व्यस्त हो गई है। तो खाने का, पानी का, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं मिल रही, लोग बिल्कुल बेघर हो गए। मतलब ऐसे समझो कि सडनली कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर सडनली बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो उनका सारा सामान बह गया। अभी लोगों के पास खाने पीने रहने के लिए कुछ भी नहीं है।
और उसके बाद क्या है कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और जो आपूर्ति मार्ग है ना, जहाँ से सामान आना चाहिए, जो मेजर हमारी ट्रांसपोर्टेशन रोड्स वगैरह होती हैं, वो उस बारिश की वजह से और उस आपदा की वजह से ख़राब हो गई हैं। तो उसकी वजह से आप जो लोग भेज रहे हो, आप जो सामान भेजना चाह रहे हो, वो पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपका जो कनेक्टिविटी है, जो रोड है, जो रेलवेज हैं, वो सब कुछ ख़राब हो गया है। तो इसकी वजह से आप लोगों की हेल्प कर नहीं पा रहे हो, आप करना चाह रहे हो लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ना काफ़ी लेट हो गया है, लोग मतलब वहाँ पे भूख से प्यास से तरस रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो ऐसे विलंबित और सीमित, बहुत लिमिटेड, मतलब आप मान लो हेलीकॉप्टर से किसी को पहुँचा रहे हो, तो ऐसे में आप उनको दे रहे हो रेस्क्यू कि हम आ रहे हैं, हम राहत कार्य चला रहे हैं। तो लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनको सरकार से उम्मीदें हैं, वो परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, फैमिलीज परेशान हैं, तो दे आर वेरी वेरी एंग्री। ऐसे में जब आपकी जो टीम है, जो आप जिसके लीडर हो, वो टीम जब उस एरिया में पहुंचती है, तो वो लोग गुस्से में उन पे हमला बोल देते हैं, ठीक है, उनकी पिटाई विटाई भी कर देते हैं। तो उसी जो हमला उन्होंने बोला है, उसमें आपकी टीम का एक जो मेंबर है वो घायल हो जाता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं ना, वो डर गए हैं, ठीक है, और उनका मोटिवेशन टूट गया है। अब उनको मन नहीं कर रहा है कि वो जाएं क्या, और उनको, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं ना कि हम तो हेल्प करने के लिए आए, लेकिन आप हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी वो खुद अपने जीवन के खतरे से डर रहे हैं कि नहीं, हमारी खुद की लाइफ को डेंजर है। तो उनको लगता है कि ठीक है, हमारी खुद की लाइफ को डेंजर है। देखो, जनरली लोगों की जब जान पे बात आती है ना, तो उनका मोटिवेशन चला जाता है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें अपनी जान बचा के जाना है। तो ऐसे में उनको लगता है कि जो बचाव कार्य है ना, उसको रोक दो और हमें यहाँ से निकालो। तो ये ऐसी परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, अभी आप क्या करोगे? अब इसमें आप क्या करोगे? देखो, सिचुएशन क्या क्या है आपके पास। जनरली आपके पास यहाँ पे 3 लोग हैं। एक आपकी खुद की टीम, जो आपका दल है वो। दूसरा एंग्री मैन, जो क्या कर रहे हैं, जो कि आपकी टीम पे हमला कर रहे हैं। और तीसरा जो नॉर्मल मैन, जो कॉमन मैन है, जो इस क्षति की वजह से जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो है, ठीक है। और चौथा, अगर आप मानोगे, तो आपके ऊपर जो लीडर्स हैं, आपकी खुद की जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो खुद के ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं। इन सबको आपको टैकल करना है, ओके। और ऐसे में टीम के अंदर क्या डिवीजन है, टीम के अंदर एक बंदा आपका घायल हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो वो जो इंजर्ड है उसको भी ध्यान रखना है, और जो नॉन इंजर्ड है, जो डरे हुए हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे लोग हैं जिनको आपको टैकल करना है, और टैकल आपको इस तरीके से करना है कि सिचुएशन संभल जाए। अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अब आपको बताना है कि आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशंस में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यार, ऐसे सिचुएशन में संभालने के लिए, जो अगर आप बोलते हो ना कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो ऐसे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहले हम बताएंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ऐसे में हमें बहुत ही ह्यूमेन अप्रोच रखनी है, और एज एन ऑफिसर, एज एन लाइक कि वी आर द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। तो हम हमारी टीम के लीडर हैं, हम हमारी टीम का भी ध्यान रखेंगे। जो लोग गुस्से में हैं, हम उनको भी शांत करेंगे। जो लोग परेशान हैं, उनको परेशानी से निकालेंगे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज एन ऑफिसर दी गई है, आप उसको भी निभाओगे। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी देखते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट होता है ना, तो उसमें ऑनेस्टी और जो ईमानदारी होती है, जो अपराइटनेस, जो सच्चाई होती है, ठीक है, ये दोनों आपके मतलब हॉलमार्क हैं कि इन दोनों के बेसिस पे आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो हम बोलते हैं ना कि जिस सोने की तुलना जैसे जो हॉलमार्क होता है, उस तरीके से हैं। तो सिविल सर्वेंट के पास ये जो ईमानदारी या सच्चाई है, ये वाले गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल सके, कर्तव्य निर्वहन कर सके। वे डिफरेंट तरह की उनको जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ते हैं, और उनमें से बहुत बार जो निर्णय लेते हैं उनमें कभी कभी ना मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। और वो जानबूझकर नहीं होती है। मतलब मान लो कि आपको उस वक्त पे पूरी बात पता नहीं थी, आपको उस वक्त पे पूरा फैक्ट पता नहीं था, आपको किसी ने मिसलीड, तो खैर आप एज एन ऑफिसर यू शुड नॉट बी मिसलीडेड, नहीं हो गया, लेकिन क्या है ना कि गलती से भूल हो गई,
ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गलती से भूल हो गई, ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं कि मतलब आपने जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाया, आपने जानबूझ के किसी को नौकरी से निकलवा दिया, आपने जानबूझ के किसी पे केस बना दिया या किसी का केस डिसमिस कर दिया, और जब तक आपको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है ना, कि आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मान लो कि आपकी कोई पारिवारिक किसी से पर्सनल दुश्मनी है, तो आपने वो निकालने के लिए जिस इंसान से दुश्मनी है उसको जेल में डाल दिया, उस पर कोई केस लगा दिया या कुछ भी पेनल्टी कर दिया, जब तक आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब तक आप उस अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं करा है। कभी कभी कोई आपको तथ्य सही नहीं मिला, आपको कोई जो बात है वो पूरी पता नहीं थी, केस पूरा सॉल्व ही नहीं था, तो ऐसे में गलत डिसीजन गलती से लिया जाता है। तो हालांकि जो ऐसे डिसीजंस है ना, वो मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उनके, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। काफ़ी सारे ऐसे रिसेंट में उदाहरण आए थे जब जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, उनकी इस गलती से जो मिस्टेक हो गई है इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था, और इन सब की वजह से जो सिविल सर्वेंट्स का मोरल है ना वो थोड़ा दबने लग जाता है। कैसे? देखो, आप एज ए सिविल सर्वेंट क्या करते हो, आपका काम है कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, लोगों को गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आनी चाहिए, और जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कि आप वहाँ पे एज ए सर्वेंट हो, सिविल्स के सर्वेंट हो, मतलब लोगों के आप नौकर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उनकी ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, उनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत बार बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो आपका मेजर काम होता है डिसीजन मेकिंग। तो ऐसी डिसीजन मेकिंग में अगर मान लो आपसे भूल से कोई गलती हो गई, ठीक है, आपने भूल से किसी पेपर पे साइन कर दिया, भूल से पेपर पे साइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जानबूझ के करा है, मतलब कि आपके पास जो आपके नीचे के काम करने वाले हैं उन्होंने सही तरीके से तथ्य आपके पास नहीं लाए, और इसकी वजह से आपसे वो गलती से मिस्टेक हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो जब ऐसा हो कि यार मेरे से तो बाय मिस्टेक गलती हो गई, मैं मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया और उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल गया, तो ऐसे में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कोई भी ऐसा बड़ा मेजर डिसीजन लेने से कतराते हैं, वो ऐसे मेजर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इसकी वजह से जो मोरल फाइबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स है ना, वो थोड़ा सा एकदम ऐसे थोड़ा कमज़ोर सा होने लग जाता है। तो ये ना पूरी जिसको बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन दे के रखा है क्वेश्चन का, ये इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि सिविल सर्वेंट्स की, तो ये जो टेंडेंसी है इसकी वजह से जो फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज की किस तरीके से काम कर रही है, वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, कैसे प्रभावित हो रही है। तो क्या मतलब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों डालेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होगा कि यार कतरा रहे हैं काम करने से, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिले कर देते हैं काम को। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि अभी हम और भी ज़्यादा रेशनल हो गए हैं, अभी हम और भी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम पूरी तह तक जाएंगे कि क्या बात है क्या बात नहीं है, मतलब हम ना अपराइटली बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे और भी ज़्यादा ऑनेस्टली डिसीजन लेंगे। तो ये क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं ना, जो अगर इस तरह की कभी कोई भूल हो भी जाती है तो उनको उस चीज़ से मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ने का मतलब है कि इस चीज़ आप क्या हम ऐसे मेजर लिए जाएंगे कि अगर आपने कोई बोनाफाइड मिस्टेक कर दिया, आपने कोई गलती से मिस्टेक कर दी है, तो दैट इज़ नॉट इम्प्लीकेटेड ऑन दी सिविल सर्वेंट्स। तो मेजर्स के अंदर ना मतलब देखो, जस्ट बिकॉज इन्होंने बात बोल दी है कि सिविल सर्वेंट्स पे ऐसी बोनाफाइड मिस्टेक का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ब्लाइंडली बिलीव कर लो, ठीक है। बात क्या है कि लॉन्गर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आती भी है तो उस पर अच्छे से मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसा हो गया, किसी ने आके बोल दिया सर गलती से मिस्टेक हो गई तो ऐसा हो गया, नहीं, आप उसमें जांच पड़ताल करोगे और आप वाकई में इस चीज़ की जांच करोगे कि क्या सच में गलती से ही मिस्टेक हुई है, तो इस चीज़ का भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो ये आगे पूछा है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो।
ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम दोनों बताएंगे कि पॉजिटिवली ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है और नेगेटिवली ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद में हम बताएंगे कि जो मेजर्स हैं किस तरीके से जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है क्या ऐसे मेजर लेने चाहिए कि मतलब वो डरे ना डिसीजन लेने से। तो हम इसमें दोनों तरह के मेजर्स बताएंगे कि यार अगर हो गया तो ऐसे मेजर्स लेने हैं, और हमें प्री एंड पोस्ट, ठीक है, प्री एंड पोस्ट दोनों। प्री एंड पोस्ट क्या होता है कि पहले से हम अवेयरनेस रखेंगे, पहले से हम उनको इतनी फ्रीडम देंगे लेकिन उनको कोशिश रहने को बोलेंगे। और पोस्ट क्या हो जाएगा कि चलो मान लो हो ही गई मिस्टेक, तो उसके बाद में हम क्या मेजर्स लेंगे, तो उसके बाद में हम लेंगे कि अगर हो गई है ना तो हम फ्रीली नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन ले लिया कि जनता का प्रेशर था ऐसा ले लिया, नहीं। फ्री एंड फेयर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इसके साथ में उनके जो काम करने का तरीका है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम आंसर को जस्टिफाई करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम अगले वाले में देखते हैं ना, आज 2 ही क्वेश्चन करते हैं, इन दोनों को सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हमने इनको सोल्यूशन करा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कौन सा था कि आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हो, उसके बाद में लोगों ने आपने टीम भेजी, तो लोगों ने उस टीम में थोड़ी पिटाई विटाई कर दी, तो एक सदस्य आपका गंभीर हो गया। ओके, याद आ रहा, अभी भी देखा हमने। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आपका बहुत ही थॉटफुल सा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मतलब एकदम ह्यूमन अप्रोच लेनी है, और आपको बहुत सारे जो डिलेमाज हैं उनको करना है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर टोटली डिपेंडेंट कि आप वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भेजोगे और उन लोगों की मदद करोगे। तो अभी आपको ना मतलब, और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे टाइम लूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बिठाओगे, मीटिंग कराओगे, कमेटी बिठाओगे, नहीं, आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है। ऐसे इंस्टेंटली डिसीजन के अंदर आपको बहुत सोच समझ के लेना है। देखो, आपकी टीम के मेंबर को अगर कोई नुकसान पहुँचाता है, स्पेशली जब आप हेल्प करने के लिए गए हो, तो गुस्सा आना बहुत जायज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही सेल्फ प्रिजर्व रहना है, बहुत ही काम एंड ऑब्जेक्टिव रहना है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना मोरल अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। मोरल अपलिफ्टमेंट में क्या होगा कि है ना, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अभी आप इसमें क्या करोगे, यू आर अज्यूमिंग एज मी, तो आप कैसे लिखोगे, मी एज ए, ठीक है, आई ऐसे करके लिखोगे आप इसे। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्योंकि आप उस रेस्क्यू मिशन के हेड हो, तो आप उस ग्रुप को रीओरिएंट करोगे। लोगों का जो आपका जो टीम है ना, उस टीम के फोकस को आप रीओरिएंट करोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे। जैसे आप कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे 2014 के अंदर मान लो कि कश्मीर में जो फ्लड आया था, तो जो टीम थी हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड की, तो उन टीम ने जब रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करा था, तो वहाँ के लोगों ने उन पर पत्थरबाजी वगैरह स्टार्ट कर दी थी। मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या इशू था, बट इस तरह का कुछ था। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग घायल भी हो गए थे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपना रेस्क्यू बंद कर दिया। दे केप्ट ऑन रेस्क्यूइंग, और उन्होंने लगभग 50,000 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करा था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एग्जांपल दोगे कि इस तरीके से चीज़ें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लोग गुस्से में हैं तो आप पीछे 1000 लोगों को छोड़ दोगे। तो हम उनका मोरल अपलिफ्ट करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी टीम की। और दूसरा, जो आपकी टीम में इंजर्ड पर्सन है, आप उसके लिए इमीडिएटली मेडिकल हेल्प भेजोगे, इमीडिएटली। अगर वो गंभीर रूप से घायल है तो आप जो भी, अगर एयरलिफ्ट करवाना है, हेलीकॉप्टर भेजना है, जिस वहाँ पे डॉक्टर को भेजना है, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, आप उसको इमीडिएटली हेल्प भेजोगे। और बाकी जो टीम बची है उसको मोटिवेट करोगे कि नहीं, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, वी हैव टू डू दिस जस्ट बिकॉज पीपल आर एंग्री। तो लोग भी क्यों एंग्री हैं, क्योंकि हम काम करने में डिले हो रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे हम अपना मोटिवेशन रखेंगे। अभी क्या करेंगे, टीम की बात हो गई है ना, अभी क्या बात करेंगे, हम एंग्री लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो एंग्री लोगों से क्या करेंगे, हम उनसे बात करके परसुएड करने की कोशिश करेंगे कि देखो सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पे ना सिर्फ टॉक काम आती है, ठीक है, टॉक एंड डिस्कशंस काम आते हैं। तो यहाँ पे आप खुद जाके अपनी टीम मेंबर से जाके जिस तरीके से भी पॉसिबल होता है, आप उनसे बातचीत करेंगे, सिचुएशन को आप समझाएंगे, और उनको आप उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर आप इस तरीके से मारपीट करेंगे, अगर आप इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करेंगे, तब तो काम और भी ज़्यादा डिले होता जाएगा, और जो टीम मेंबर है उनका भी जो मोटिवेशन है वो खराब होता जाएगा। तो ऐसे में आप उनको परसुएट करेंगे कि गुस्सा करने के बजाय या फिर रिस्ट्रिक्शंस डालने के बजाय
आप क्या करेंगे, टीम मेंबर्स की हेल्प क्यों नहीं करते रेस्क्यू मेंबर्स में, तो आप क्या करेंगे, उनको टीम में इन्वॉल्व कर लीजिए, परसुएड करिए कि वो खुद आपकी हेल्प करें, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड हमारा कौन था, जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे जो डिजास्टर में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जो पीपल है ना, हम वो भी, उनको भी गुस्सा आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज भिजवा देंगे। हम क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशन है और हम जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू है उसको भिजवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को भिजवाना स्टार्ट कर देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उनको फूड प्लस वाटर प्लस अगर उनको कुछ वार्म क्लोथ्स चाहिए या जिस तरह का भी सीजन है या कुछ मेडिसिन चाहिए, तो इन सब की एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे करवाने स्टार्ट कर देंगे। तो हम ये काम करेंगे। और बाकी कौन बचा, आप खुद। तो आप अपना मोटिवेशन, यू एज ऑफिसर, तो हम क्या लिखेंगे, मी एज पब्लिक सर्वेंट एंड द लीडर ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आप क्या लिखेंगे कि मैं खुद कोशिश करूँगा कि जितना हो सके फ्रंट फुट पे आके, ग्राउंड वर्क पे आके, अपनी टीम से कॉन्स्टेंटली टच में रह के, लोगों से बात करके, तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपना खुद का मोटिवेशन एंड काम बनाए रखेंगे और जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को उस एरिया से बाहर निकालेंगे और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सारे कोऑर्डिनेशंस करके, ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स इसके अंदर। बाकी आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, आप उनको क्या अपडेट करते रहेंगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप उनसे लेते रहेंगे। तो ये हमारा मेजर पहला है कि आप इसमें किस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो आप ये बताओगे कि इन चारों स्टेक होल्डर्स के लिए हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ओके। तो इसमें एथिकल डिलेमा है। तो एथिकल डिलेमा में क्या मतलब, आपकी इंटीग्रिटी की बात आ रही है, ऑनेस्टी की बात आ रही है, कंपैशन की बात आ रही है, कमिटमेंट वर्सेस सेल्फ प्रोटेक्शन की, आप खुद को बचाओ या लोगों के प्रति कंपैशन रहो। तो ऐसे में आपका आंसर ना बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो बिल्कुल पूरी एयरफोर्स को बुला लूँगा, सबको अपलिफ्ट करवा लूँगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बहुत आइडियलिस्टिक या एक्सट्रीम सोल्यूशंस नहीं देने हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना है कि देखो बॉस ऐसी सिचुएशन है प्रैक्टिकल में और ऐसी सिचुएशन को ऐसे हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी कैपेसिटी बतानी है, कैपेबिलिटी बतानी है एज अ वेरी गुड एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्वेंट कि आप किस तरीके से उसको टैकल करोगे। पहले अप्रोच में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको टैकल। तो इस टैकलिंग के अंदर एक चीज़ आपको, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि हम ना यहाँ पे एक हॉटलाइन स्टार्ट कर देंगे कि ऐसे जो भी लोग जो डिस्ट्रेस में है ना, तो वो डायरेक्टली ऑफिशियल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये ऐसे सेफ्टी वॉल भी काम करेगा कि सडनली यहाँ पर ट्रैक नहीं आएगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना पानी, मेडिकल या जो कपड़े हैं, इन सब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे एंड दैट ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल। जितनी भी हमको हेल्प चाहिए, हमने क्या दूसरा देखा था कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट एजेंसीज से। तो जैसे डिफेंस पर्सनल से हमको या फिर एनडीआरएफ से हमको जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेल्प चाहिए, उस सारी ऑपरेशन की हेल्प के लिए हम फटाफट से कोऑर्डिनेशन करेंगे और जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन सबको हटाएंगे। और टीम मेंबर्स के लिए हमने देख ही लिया कि हम क्या करेंगे, टीम मेंबर्स को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहेंगे। पता है टीम मेंबर्स ना जनरली, अगर लीडर खुद फ्रंट फुट पे आके, खुद ग्राउंड वर्क पे आके काम करता है ना, तो टीम मेंबर जनरली बहुत ये इट हैज़ बीन सीन सो इट्स इन सच नॉर्मल सिचुएशंस कि अगर खुद लीडर आप ज़मीन पे आके काम करता है, अगर वो खुद आके अपने हाथ से अपने आके काम कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खड़ा है ना, तो टीम मेंबर हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये एक पहचान होती है खुद टीम लीडर की। तो ये इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपके पास क्या क्या बोला था हमने, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे क्वालिटीज़ के अंदर हम क्या बताएंगे कि देखो, ये इसका जो क्वेश्चन है ना, ये सीधा आपको यूपीएससी के सिलेबस में मिल जाएगा इसका आंसर। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर जो डायरेक्टली जो लीडरशिप क्वालिटीज़ देके रखी है ना, जैसे आपके पास सबसे पहले करेज होना चाहिए। आप खुद फ्रंट फुट पे जाके खुद अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों की हेल्प कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा के उनकी हेल्प करनी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस परेशानी से निकल रहे हैं, तभी आप उनकी अच्छे से अच्छी हेल्प कर सकते हो। इसीलिए आपको एम्पैथी भी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि दूसरों के शू में पाँव रख के देखो, तो दूसरों के शू में पाँव रख के आपको एम्पैथी देखना है कि
यार वो ऐसे सिचुएशन में हो रहे हैं, उनको रात को ठंड लग रही होगी, तो आपको क्या होगा, खुद को उनकी सिचुएशन में इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पैथी के अंदर ना जब आप लिखोगे एग्जांपल्स के साथ, तो आप लिखना जैसे कि जो वुमेन है, या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोई ओल्ड एज पीपल है, या कोई अगर क्रॉनिक डिजीज से हो रहा है, जैसे किसी को मान लो अस्थमा है, या किसी को कोई हार्ट डिजीज है, या कुछ भी हुआ है, तो आप उनकी सबसे पहले हेल्प करोगे, ठीक है। जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, वुमेन्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ओल्ड एज पीपल हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, इन सबको आप सबसे पहले हेल्प करके सबसे पहले रेस्क्यू करोगे। कंपैशन चाहिए आपको, लोगों के साथ सिंपैथी होनी चाहिए आपकी, सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन देखोगे। जैसे अभी आपने क्या करा कि आपने भांप लिया कि यार यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो रही है, तो आप खुद जाओगे, लोगों से बात करोगे, उनको बताओगे कि हम कर रहे हैं, अब उनको काम दिखाओगे, मतलब सडनली जितना जल्दी हो सके आप उनको खुद को प्रोसेस में लेके आओगे। अकाउंटेबिलिटी चाहिए आपको अकाउंटेबिलिटी नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट और आपके हायर ऑफिशियल्स के साथ नहीं, अकाउंटेबिलिटी टू योर ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल चाहिए यहाँ पे, कि आप लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है आप पे, ठीक है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रेस्पेक्ट फॉर द कॉलीग्स एंड प्रोटेक्ट देम, जस्ट बिकॉज कि वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपकी टीम में आप उनके लीडर हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनसे हायर पोजीशन पे हो गया। इसका मतलब ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे है। तो यहाँ पे आप जो लोग दुविधा में फंसे हुए हैं उनके इक्वली साथ में आप अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रखोगे कि किस तरीके से आपको उनका ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे आप पावर ऑफ परसुएशन का ध्यान रखोगे, जैसे ये पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, जैसे आप लिख लो इनको, पावर ऑफ परसुएशन का ध्यान रखोगे, क्योंकि जैसे ना देखो यार, जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। आपने देखा होगा कि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आपकी हेल्प कर नहीं रहा है, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, अगर आपको 10 बार फाइल के लिए घुमाए तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो ना। तो ऐसे जो लोग अगर इससे बड़ी दुविधा में है, नेचुरल क्लैमिटी में फंसे हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, तो वो क्या बहुत जल्दी गुस्सा होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पावर ऑफ परसुएशन रखो, आप उनको समझाओ और उनको अपनी साइड में करो। इसके साथ ही बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो पब्लिक सर्वेंट्स ना ऐसे एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले सकते कि अच्छा ऐसा है ऐसा कर दो, नहीं, आपको ना सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से सोच के समझ के और बहुत क्विकली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम ले लो, बहुत जल्दी से सारे सिचुएशंस को कंसीडर करके कंसिडरेट होके आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो एज ए सिविल सर्वेंट आप में होनी चाहिए। और ऐसे में आप जो सिचुएशन है उसका ब्लेम पीपल पे नहीं डाल सकते, ठीक है, मतलब दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, वो खुद प्रॉब्लम में है, तो आप उनको समझते हुए उनमें सिंपैथी, उसमें एम्पैथी, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हुए सिचुएशन को टैकल करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम हो गया है, आज एक ही केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी बता सकते हो, little_simple_बुद्धा पे। अपने को इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो बता दीजिए। कुछ अगर हमें लगता है कि नया एडिशन करना चाहिए तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, बट देन यू हैव टू टेल मी, ओके। आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। इसके साथ ही जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, केस स्टडी को अटेम्प्ट करना, जस्ट अटेम्प्ट। अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अभी तो आप बिना देखे अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट अटेम्प्ट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अपना आंसर सेंड करो या तो doubts.studyiq@gmail.com पे, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे सेंड कर सकते हो, कहीं पे भी कर दो, दिस परफेक्टली फाइन। दिवाली अच्छे से मनाओ, ट्राई टू हैव द ग्रीन दिवाली, बढ़िया से प्लांट्स लगाओ, ज़्यादा पोल्यूशन मत करो, यू नो, लाइक बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हैव अ ग्रीन दिवाली, हैव अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली to you and your family. Always keep smiling, always keep going towards your goal also, and I wish you all the successes and happiness in your life. I'll see you guys tomorrow. Till then, be happy. Jai Hind.